नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो स्पेशल सेशन एक क्लास है आपके लिए, प्रैक्टिस शीट बोलिए, प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो हम लोगों ने चैप्टर या टॉपिक किए हैं, स्पेशली जैसे कि स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, उन चैप्टर के आज हम एमसीक्यू करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी के ऊपर बेस्ड है, यानी हमने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और फिर मैंने पढ़ने के बाद उसी के आधार पे आपके लिए सारे क्वेश्चंस को रेडी किया है। ठीक है, तो पीवाईक्यू बेस्ड है, नए सवाल हैं, पीवाईक्यू नहीं है लेकिन पीवाईक्यू के ऊपर आधारित है। लेकिन इस सेशन को करने के बाद आपको पीवाईक्यू की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको रीड करने की पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इतनी बात आप समझ लीजिए। और जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसकी आपको आंसर की भी साथ साथ ही लगी हुई मिलेगी, आपको अपलोड करवा दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था कि अब जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि आपके साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते हुए जाएं, ताकि आपको क्वेश्चंस के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर को पढ़ो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और जय माता दी। ठीक है, चलिए। एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सेट होने में दिक्कत देती है। चलिए, नमस्कार सभी को। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये तो भाई समझना ही पड़ेगा। पहला सवाल कि क्या कहना चाह रहा है, तो अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती। इसमें से कौन सा स्थान ऐसा है, प्रीवियस ईयर भी है इसमें भाई, इसमें कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ से हमें हिस्टोरिक पेंटिंग मिली है, यानी कि प्राचीन काल की चित्रकारी हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे बने तो आंसर क्या होगा? भीमबेटका, याद करो। ठीक है, भीमबेटका। जिन बच्चों ने वो वीडियोस को देखकर या फिर लेक्चर्स को देखकर नोट्स नहीं बनाए हैं तो उससे नोट्स मेकिंग कर लें, और रिवीजन के बाद फिर से अगर आप इसको देखोगे तो और बढ़िया लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। भीमबेटका एकदम सही आंसर आया है, बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया है। एमपी मध्य प्रदेश, यानी कि भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश, और भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक साइट का मतलब होता है कि ये पुरा पाषाण का स्थल है। ये पैलियोलिथिक साइट है, पुरा पाषाण का स्थल है भीमबेटका। सवाल नंबर 2, एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वॉज, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, पतंजलि, जैमिनी या गौतम। यानी सवाल हो रहा है कि भारत में योगा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, या फिर किसने योगा की शुरुआत की थी, योग की शुरुआत किसके समय में हुई थी या किसके द्वारा? पतंजलि, महर्षि पतंजलि के द्वारा योगा की शुरुआत हुई थी। और पतंजलि जी ने एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था योग सूत्र। और ये किताब संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा। अगला सवाल हम देखते हैं, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गड्ढे में निवास का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम, कोलदेवा, ब्रह्मगिरी या फिर संगनकल्लू। अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। बस जमीन के अंदर मकान, पिट ड्वेलिंग का मतलब होता है अंडरग्राउंड छोटे छोटे मकान। पिट ड्वेलिंग यानी जमीन के अंदर छोटे छोटे मकान। तो ये भी स्टोन एज में अगर आप देखें तो ये नियोलिथिक साइट से एक क्वेश्चन है। बुर्ज होम, बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कहाँ है? आज के दौर में या आज के समय में तो कश्मीर में है, और बुर्ज होम एक नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक स्थल है, यानी कि नव पाषाण काल का स्थल है ये।
कैसा स्थल है? ये नव पाषाण काल का स्थल है, ये एक नियोलिथिक साइट है। चलो अब ये कुछ क्वेश्चन कई बार आपसे मतलब जैसे स्टेटमेंट में भी पूछ लेते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सवाल क्या कह रहा है? इतिहासकार पांडुलिपियां, शिलालेखों और पुरातत्व से मिली जानकारी को संदर्भित करने के लिए स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है। हिस्टोरियंस यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। दूसरा स्टेटमेंट है, रामायण और महाभारत भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रामायण एंड महाभारत आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? केवल दो, केवल एक, दोनों के दोनों सही हैं, या फिर दोनों के दोनों गलत हैं? ABCD के ऑप्शन आप उसी हिसाब से मतलब पढ़िए। देखो बिल्कुल सही बात है कि इतिहासकार सोर्स शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, उद्गम, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी के बारे में। तो मनुस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियां जो हैं, बिल्कुल सही बात है, इतिहास का सोर्स है, हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, अभिलेख का मतलब कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे पत्थर के ऊपर लिखा हुआ हो, लकड़ी के ऊपर लिखा हुआ हो, किसी मेटल या धातु के ऊपर लिखा हुआ हो। ठीक है, इसे अभिलेख कहते हैं। आर्कियोलॉजी कहने का मतलब पुरातत्व, जैसे खोद खोद कर जो आपने जानकारी प्राप्त की है। तो एकदम सही बात है, ये तीनों के तीनों सोर्स या फिर स्रोत हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो ए आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता, या तो सिर्फ पहले वाला ठीक होगा या दोनों के दोनों ठीक होंगे। और ये भी एकदम सही इंफॉर्मेशन है कि रामायण और महाभारत जो है वो भारत के प्राचीन इतिहास का एक स्रोत है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी वेरी करेक्ट आंसर, वेरी करेक्ट। The objects like pottery, tools and ornament that humans made in the past are called। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिट्टी के बर्तन, औजार और आभूषण जैसी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने अतीत में बनाया था क्या कहलाती हैं? कॉइन, सिक्के, मॉन्यूमेंट, स्मारक, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख या आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियां। इतिहास में जो भी हमारे पूर्वजों ने बनाया, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, पाषाण युग में हो, और अब जो हमें मतलब प्राप्त हो रही हैं, तो आज के समय में ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? सवाल नंबर 5 आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियां। ऑप्शन नंबर डी, हैशटैग डी, यानी कि हैशटैग बड़े आपके डी बोले तो दीपक सर। GS बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लेना इसी बात पे। ठीक, अच्छा जी। और देखते हैं कौन कौन चीता है, क्योंकि चीता भी पीता है। सबसे पहले शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन विच लैंग्वेज? बताओ, जो हमें लिखा हुआ अभिलेख वगैरह जो प्राप्त मतलब हुए हैं, वो हमें किस भाषा में मिले? सबसे पहले प्राकृत, पाली या संस्कृत, तमिल? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आग लगा देने वाला प्रश्न है ये। स्टार बना लो, जिस पर मैं स्टार बनाऊं वो हटके सवाल हैं। और हाँ, इसमें आपको सभी को संस्कृत आंसर लग रहा होगा, किसी को पाली लग रहा होगा, किसी को तमिल लग रहा होगा, किसी को प्राकृत लग रहा होगा, लेकिन ए ऑप्शन के साथ बहुत कम बच्चे आंख बंद करके लगा दो प्राकृत। सबसे पहले जो शिलालेख या अभिलेख जो हमें लिखे हुए मिले हैं, वो प्राकृत लैंग्वेज या फिर प्राकृत भाषा में लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ के रूप में पहचान कीजिए, बताइए। केव फॉर हर्मिट्स मतलब मेगालिथ क्या थे? साधुओं के लिए जो गुफाएं तैयार की थी उन्हें मेगालिथ कहा गया। ब्यूरियल साइट्स, शमशान, टेम्पल साइट्स, मंदिर स्थल, या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। मेगालिथ्स, मेगा का मतलब बड़ा, लिथ का मतलब पत्थर। आंसर लगा लो ऑप्शन नंबर बी। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, अनाज की खेती सबसे पहले किस काल में शुरू हुई थी? नियोलिथिक, नवपाषाण में, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण में, पैलियोलिथिक, पुरापाषाण में, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आदि ऐतिहासिक युग में? कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो क्लास नोट्स में मतलब नहीं कराए गए होंगे, इसीलिए प्रैक्टिस शीट की खास बात होती है कि जो आपको वीडियोस जो क्लास मतलब मिले हैं, लेक्चर जो मिले हैं, थ्योरी वाली क्लास और प्लस MCQ वाली क्लास, जब आप दोनों को अच्छे से कर लोगे तब आपका नोट्स पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी सबसे पहले शुरुआत हुई है नियोलिथिक एज में, नवपाषाण युग में, और वो भी 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले। 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले। कब? 8000 साल पहले। तो खेती बाड़ी की जो शुरुआत है वो 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले। ठीक है। तो ऑकरे कलर्ड पॉटरी
वॉज क्रिश्चियन एट, गेरू रंग के बर्तन का नामकरण किया गया किस काल में? गेरू रंग के बर्तन के साक्ष्य में किस काल में प्राप्त हुए हैं? हस्तिनापुर से, अक्षित्र, नोहो या रेडफोर्ड? हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर है हस्तिनापुर। बोले तो महाजनपद का काल समझ लो आप, ये महाजनपदों में से एक हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र की राजधानी होती थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वॉज द कैपिटल ऑफ द, सॉरी कुरुक्षेत्र नहीं, कुरु जनपद की राजधानी होती थी हस्तिनापुर, कैपिटल ऑफ कुरु जनपद। जनपद शब्द का मतलब होता है स्टेट या राज्य। तो हमें यहीं से गेरू रंग के ओसीपी आप शॉर्ट में याद रख लेना, बर्तन प्राप्त हुए हैं। नवदा तोली वॉज एग्जीक्यूटेड बाय, नवदा तोली की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? एक ये स्टोन एज का ही एक मतलब स्थान है नवदा तोली। तो केडी वाजपेयी जी ने इसकी मतलब खुदाई की थी। वीएस वाकणकर ने इसकी खुदाई की थी। एचडी संकलिया ने खुदाई की थी, या मोटिमर व्हीलर ने इसके मतलब खुदाई की थी। इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछने के लिए मिले तो मोटिमर व्हीलर साहब ने बहुत काम किया है इंडिया के स्पेशली नियोलिथिक एज में, यानी कि नवपाषाण काल में, और उसी का एक ही है नवदा तोली। एन अपर पैलियोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हड्डी से निर्मित एक ऊपरी पुरापाषाण कालीन मात्र देवी प्राप्त हुई है। बताओ, पुरापाषाण काल की पैलियोलिथिक पीरियड की हड्डी से बनी देवी माँ की मूर्ति मतलब प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा की घाटी से, गोदावरी की घाटी से, सोन की घाटी से, बेलन की घाटी से। ठीक है, पैलियोलिथिक बोले तो लगभग आज से 12,000 साल से पहले का साल। ठीक है, तो आप लगा दीजिए बेलोन की वैली, बेलोन की घाटी। बेलोन की घाटी आपको यूपी उत्तर प्रदेश में मिलेगी और गंगा नदी के किनारे है। कौन सी रिवर? गंगा रिवर या फिर गंगा नदी के किनारे, बेलोन की वैली या फिर बेलोन की घाटी। ठीक है, एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? बताओ। इंसानों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से, कोलदेवा से, चौपानी से या फिर मंडो से? सवाल नंबर 12। यूट्यूब पर बेटे 9 बजे पढ़ाता हूं, 9 बजे, 9 o'clock। नोट्स कैसे बनाएं? वीडियो को देखना है, साथ साथ में जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको सारे नोट्स मेकिंग करने हैं। इतने आसानी से नोट्स बनाने हैं, ये भी कोई सिंपल सी बात है। जैसे जैसे मैं क्लास में थ्योरी लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको मतलब लिखती जानी है, और उसी थ्योरी के साथ इन क्वेश्चंस को उस चैप्टर के खत्म होने के बाद पीछे लिखना है। आपको चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो आप फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, फिर इंग्लिश में क्वेश्चन मतलब लिखो। अब तो क्वेश्चन को अगर जब आप नोट करोगे, लिखोगे, ठीक है, देखो पीडीएफ पीपीटी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पढ़ना मत, पढ़ना अपने हाथों से लिख लिख के, तभी आपको याद होगा बहुत अच्छे से। आपको कैसे मतलब पढ़ना है? जैसे अब ये आपको लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट मेरा ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा, आपको कुछ नहीं करना। आपको करना है ह्यूमन विद डॉग, इतना लिख दो बस, इंसान के साथ कुत्ता, ये हो गया क्वेश्चन। और आंसर सीधे लिखो, बस चारों ऑप्शन नहीं लिखने, आंसर लिख दो बुर्ज होम। ये बिल्कुल सही तरीका है। तो चैप्टर खत्म, और चैप्टर के बाद उसके आपने 15-20 उसके क्वेश्चन मतलब लिख दिए। तो जब एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन और ये आप मतलब इसको आराम से जब कर दोगे ना, खेल हो जाएगा बेटे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड फ्रॉम। देखो क्वेश्चन चैप्टर करना अलग बात है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोलदेवा से या मेहरगढ़ से? सवाल नंबर 13। इंडियन सब अभी तो बताया। देखो सबसे पहला एग्रीकल्चर का जो एविडेंस है खेती का, वो साक्ष्य हमें नियोलिथिक एज से प्राप्त होता है, यानी कि नवपाषाण काल से।
और नवपाषाण काल में भी वो स्थान है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होता है वही लगभग 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स अगो। 8000 ईयर्स अगो मेहरगढ़ आज के समय में पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ स्थित है बोलन पास के पास, बोलन नामक दर्रा। कौन सा दर्रा? बोलन पास या फिर बोलन दर्रा के पास स्थित है मेहरगढ़। वेयर आर दी केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भीमबेटका की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी या फिर कहाँ स्थित हैं आज के समय में? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भीमबेटका 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 अब्दुल्लागंज रायसेन में है। अब्दुल्लागंज रायसेन में आपको भीमबेटका देखने के लिए मतलब मिलेगा एमपी मध्य प्रदेश, जहाँ से रॉक पेंटिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रॉक पेंटिंग मतलब के चट्टानी चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन इट स्टेटेड इन। प्रसिद्ध वैदिक कहावत युद्ध मनुष्य के दिमाग में शुरू होता है, कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में, उपनिषद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? अथर्ववेद। चारों वेदों में से अथर्ववेद में ये मिला है कि सबसे पहला युद्ध मनुष्य के मन में शुरू होता है। इसीलिए आपने अगर महाभारत का मामा शकुनी का फेमस डायलॉग सुना हो तो फेमस डायलॉग ये है कि मेरे बच्चे, मन रणभूमि से पहले युद्ध मन भूमि में लड़ा जाता है। ठीक है, रणभूमि से पहले कोई भी युद्ध मन भूमि में लड़ा जाता है। अथर्ववेद 3 वेदों में नहीं आता है। जीवों की निम्नलिखित में से किस प्रजाति को विश्व को प्राग ऐतिहासिक भारत के उपहार के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया है? ओके। Which one of the following species of fauna has been widely appreciated as prehistoric India's gift to the world? इसमें तो कौन सा जानवर ऐसा है जो ऐसा माना जाता है कि ये पूरे विश्व को हिंदुस्तान ने मतलब दिया है? तो आप लगा डोमेस्टिक वॉल्फ, घरेलू मुर्गी। तो देसी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, घरेलू मुर्गी कहते हैं, जो हम भारतीयों ने दी है पूरे विश्व को। एरन किस संस्कृति से संबंधित ताम्रपाषाण स्थल है? एरान कैलकोलिथिक साइट है एक। बताओ कौन से कल्चर से संबंधित? जॉर्वे का कल्चर, गणेश्वर आहार और महावा का कल्चर। इन क्वेश्चन को याद कर लेना आप अच्छे से। तो कैलकोलिथिक का मतलब होता है कैलको का मतलब हो गया कॉपर, तांबा। लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, पत्थर, यानी कॉपर स्टोन एज। ताम्रपाषाण युग कहते हैं हम इसे, तो हिंदी में ताम्रपाषाण कहते हैं। मतलब जब इंसानों ने पत्थरों के साथ कॉपर का इस्तेमाल शुरू किया, और आपको मतलब पता होगा कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। जॉर्वे कल्चर से संबंध रहा है, जॉर्वे संस्कृति से। जॉर्वे संस्कृति आपको सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में मिलेगी, स्पेशली एमपी और महाराष्ट्र में। और ईरान जो स्थल है वो आपका एमपी में है। ईरान जो स्थल है वो आपका एमपी मध्य प्रदेश में है। तो कैलकोलिथिक का मतलब कि जब हम इंसानों ने कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया तब की बात है ये। हु अमंग द फॉलोइंग कल्चर वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पॉटरी? निम्नलिखित संस्कृतियों में से किस संस्कृति ने सबसे पहले अपनी मिट्टी के बर्तनों को चित्रित किया या उस पर पेंट करना शुरू किया? मीजोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण, आयरन एज यानी कि लौह युग, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण, या फिर आपका आंसर होगा कैलकोलिथिक ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग भाई आप ये मान लो आज से 5 या 5000 साल पहले, ठीक है, 5500 साल पहले लगभग ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। टेलीग्राम के साथ अटैच होने के लिए बहुत सिंपल, आप जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से जैसे करोगे टाइप, आप टेलीग्राम में अटैच मतलब हो जाओगे। पेंट होना बर्तन शुरू हुए हैं ताम्रपाषाण युग में, यानी कि कैलकोलिथिक पीरियड में सबसे पहले द पेंटिंग ऑफ द पॉटरी वाज स्टार्टेड। ठीक है, पेंट होना। हाँ ओके। काले और लाल रंग के पेंट करे हुए बर्तन हमें किस काल से प्राप्त होते हैं? काले और लाल रंग के, ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड हमें किस काल से मिलते हैं? यस, जब इंडिया में आयरन टेक्नोलॉजी आई, यानी कि लोहा की प्रौद्योगिकी आई, और ये प्रौद्योगिकी आएगी विद आर्यंस। जब इंडिया में आर्यंस आए होंगे, आर्यंस का मतलब है वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल। अभी इस चैप्टर को खत्म करके हम मतलब वैदिक काल के चैप्टर को भी फिनिश करेंगे।
और फिर उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दक्षिण भारत के मेघालय तो मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। बताइए मेघालय जो साउथ इंडिया में हमें लिया, मैंने कहा मेघा का मतलब बड़ा और लिथ का मतलब पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई इमारतें किस कल्चर से या किस युग या किस काल से संबंधित हैं? मीजोलिथिक मध्य पाषाण से, आयरन एज यानी कि लौह युग से, कैलकोलिथिक एक ताम्र पाषाण युग से, नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण युग से। सवाल नंबर 20 आयरन एज से। आयरन एज यानी कि लौह युग। लौह युग आप मान के चलो आज से करीबन 2,500 से 3,000 साल पहले। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु का नाम बताइए। यही बताया कॉपर, पहली धातु कॉपर है। और सेकंड लिख लो दूसरी धातु गोल्ड, सोना। व्हेन यू गेटिंग गोल्ड वाई गो फॉर सोना, जब आपको, अच्छा वाई गो फॉर तांबा, आपको सोना मिल रहा है तो तांबे की तरफ हम क्यों जाए? जॉर्वे संस्कृति के ताम्रपाषाण काल के दौरान पूजी जाने वाली वनस्पति उर्वरता की देवी कौन थी? चलो जॉर्वी संस्कृति में कैलकुलिथिक जो काल का है, उर्वरता की देवी, उपज की देवी किससे माना गया? शकपूर्णी, शकंबरी, संभूति या सतकर्णी देवी। सवाल नंबर 22 आप सभी के सामने है। चलो भाई, शाकंभरी देवी याद कर लेना, कैलकुलिथिक, जॉर्वे, शाकंभरी देवी। थोड़े क्वेश्चन आपको नोट से अलग भी मिलेंगे, वो इसीलिए ताकि और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास रहे। नोट्स और ये क्वेश्चन मिलके पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे, इसीलिए इन ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बेटे इस सीरीज में शामिल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस द होमोसेपियंस द ह्यूमन बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड, निम्नलिखित में से किस युग में होमोसेपियंस मानव पहली बार प्रकट हुआ? आज का जो मतलब मॉडर्न में हम मतलब होमोसेपियंस का ही एडवांस वर्जन है, तो मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण में। मध्य पाषाण बोले तो आज से 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिनमें से एक को काला और लाल कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लगभग सभी प्रकार से व्यापक रूप से प्रचलित था। ताम्रपाषाण युग में जो काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले, बताओ किस समय तक पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में उस समय की संस्कृति में फैल गए थे? तो 2000 बीसी के आसपास, 2000 बीसी के आसपास। 2000 बीसी आप मतलब मान के चलोगे ये काल इस समय हड़प्पा का है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय, यानी कि नियोलिथिक अपने एंड पे था, तो ताम्रपाषाण युग अपने अंत पे था, और हड़प्पा की ये शुरुआत थी आज से करीबन 4000 साल पहले, आज से करीबन 4000 साल पहले। तो ये जो हमने क्वेश्चंस करे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो थे क्वेश्चंस आपके स्टोन एज के। अब हम करते हैं हड़प्पा के। एक सेकंड जरा रुकना गाइस। चलो, जिस एज में स्टोन एज नहीं हुआ है, जिस बैच में, मैं उसमें अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आपने मुझे बोल दिया है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। शर्वंती। चलो, तो आप हड़प्पा के क्वेश्चन करेंगे अब हम। आईवीसी भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला क्वेश्चन, चलो सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से लेकर कब तक मानी गई है, इसका समय। सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताना भैया, समय, सिंधु घाटी सभ्यता का समय। देखो मैंने जो आपको लिखवाया होगा वो लिखवाया होगा 2500 BC टू 1750 BC। नोट्स में ये समय अवधि या फिर ये टाइम पीरियड लिखवाया गया होगा किसी भी कीमत पर, करेक्ट है। लेकिन अब इसमें उसके आसपास जो सबसे आसपास दिखाई दे रहा है वही आंसर है, 2500 से लेके 1500 BC। हाँ, 2500 से लेके 1750 BC अगर ऑप्शन में होता तो ये होता, अगर ये नहीं है तो आप सबसे पहले वो देखोगे जो उसके करीब है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हमने हड़प्पा की सभ्यता भी कहा है। मैं इसका रीजन मैंने, अगर आपको पता हो तो वो ये है कि हड़प्पा की सभ्यता इसलिए है क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी विच वॉट डिस्कवर्ड। हड़प्पा ऐसा पहला शहर था जो कि सभ्यता में खोजा गया था। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज सराउंडेड बाय, हड़प्पा सभ्यता चारों ओर से घिरी हुई थी। बताओ, हड़प्पा सभ्यता चारों ओर से घिरी हुई थी।
सीटाडेल से, स्फिंक्स यानी खुड़ व्यक्ति से, पिरामिड से, मंदिरों से। क्या बताया था? हड़प्पा सभ्यता सीटाडेल से घिरी हुई थी। सीटाडेल का मतलब क्या बताया था? फोर्टिफाइड, किलेबंदी। बताया होगा चन्हूदड़ो ये कैसा शहर है जहां सीटाडेल नहीं मिला है? किलाबंदी, किलाबंदी। और इसमें बताया था कि एक मतलब कुछ लोग ऊंचाई पर रहते थे, शहर दो भागों में बटा हुआ था, कुछ कुछ लोग नीचाई पर रहते थे। ऊंचाई पर अमीर रहते थे और नीचाई पर यानी कि लोअर एरिया में रहते थे आम आदमी। केजरीवाल साहब मत लिख देना, ठीक है। अच्छा, हु इज द डिस्कवरर ऑफ एंशिएंट हड़प्पा? प्राचीन हड़प्पा खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव या जेपी जोशी? बताइए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की 1921 में की, 1921 में की डी आर साहनी के द्वारा, और 1921 में एएसआई। एएसआई का अध्यक्ष कौन था ये पूछा जाएगा सबसे पहले। एएसआई की फुल फॉर्म लिख लो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है विकास। एएसआई का चेयरमैन कौन था 1921 में? आपसे ये पूछा जाएगा। अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। एएसआई का चेयरमैन या फिर अध्यक्ष था सर जॉन मार्शल। कौन था अध्यक्ष? सर जॉन मार्शल। नहीं, एलेक्जेंडर कनिंघम तो जब 1861 में पहली बार स्थापना हुई थी उस समय थे, लेकिन 1921 में एएसआई के चेयरमैन थे सर जॉन मार्शल। हु इज द डिस्कवरर ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदड़ो शहर के खोजकर्ता कौन रहे? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव, जेपी जोशी। आर डी बनर्जी 1922। और ये शहर आज के समय में कहाँ मिलेगा? तो सारी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे और वहां के सिंध रीजन में यानी सिंध प्रांत में आपको देखने के लिए मिलेगा मोहनजोदड़ो। हाउ वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा इन नेचर? प्रकृति में हड़प्पा की लिपि कैसी थी? इजी टू लर्न, सीखने में आसान थी। ओनली लेटर्स, केवल अक्षर थे। अल्फाबेटिकली, वर्णमाला थी। पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक थी। दो इजी टू लर्न होती तो अभी तक हमने इस लिपि को पढ़ लिया होता। नहीं पढ़ा है इसका मतलब इजी टू लर्न नहीं है, आसानी से नहीं समझा जा सकता। भाइयों बहनों मित्रों, आज रात 8 बजे के बाद, आज लगता है भाई 8 बजे कोई ना कोई आ ही जाएगा अनाउंसमेंट के लिए मित्रों। पिक्टोग्राफिक, ऑप्शन नंबर डी चित्रात्मक, चित्रों में लिखते थे। और बताया नहीं है कितने सिंबल मिले हैं, कितने चित्र मिले हैं हड़प्पा की लिपि में? तो वो मिले हैं 400 सिंबल मिले हैं। और अनडेसिफर्ड है, इसीलिए इजी टू लर्न नहीं हो सकती। अभी तक इस लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली, हाँ, लेकिन इतना समझ लिया है कि ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से लिख लेते थे। राइट टू लेफ्ट भी एंड लेफ्ट टू राइट भी, दोनों तरफ से हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के लोग लिख लेते थे। भाई मोदी जी हैं, और कौन होगा? 400 पार का सपना तो अधूरा रह गया मोदी जी का। सरकार हालांकि एनडीए की बन जाएगी। हड़प्पा पॉटरी वॉज मेड बाय, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बने हुए थे? हैंडमेड, हाथ से बने हुए होते थे। प्लेन व्हील मेड, सादा पहिया से बने हुए थे। ऑटोमेटेड मशीन, स्वचालित मशीन से बने थे। ये रॉक इंस्ट्रूमेंट, रॉक वाद्य यंत्र यानी के चट्टानों से बने हुए थे। पॉटरी प्लेन व्हील मेड, सादा पहिए से बने गए थे सारे पॉटरी या मिट्टी के बर्तन हड़प्पा काल में। ठीक है, ब्लैक रंग का भी बर्तन मिलेगा यहाँ और लाल रंग का भी बर्तन मिलेगा हड़प्पा काल से, काला और लाल। कलर ऑफ हड़प्पा पॉटरी वॉज, देखो आगे ना, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन का रंग क्या था? मैंने बोला काला और लाल दोनों बने हुए थे, और काले और लाल में भी चूज करना हो तो रेड। मुख्यतः लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त होंगे। रेड कलर पॉटरी, रेड कलर मायो।
हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड, हड़प्पा सभ्यता कहलाती थी कॉपर एज, ताम्र युग, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, लौह युग, आयरन एज या टिन एज। हड़प्पा काल को और किस नाम से जाना गया है? जैसे देखो सिंधु हड़प्पा सभ्यता के 3 नाम है। एक तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता है क्योंकि ये इंडस रिवर या सिंधु नदी के क्षेत्र में प्राप्त हुई है, और एक था ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग की सभ्यता क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम ब्रॉन्ज के मिले हैं, कांसे के मिले हैं। कांसा 2 धातुओं से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। जब 2 धातुओं को एक साथ मिलाओगे तब जाकर ब्रॉन्ज या कांसा बनेगा। ब्रॉन्ज में एक तो आपका मिलता है कॉपर, तांबा, और एक मिलता है टिन। ठीक है, टिन। जब ये दोनों बनते हैं तब जाकर ब्रॉन्ज बनता है। तो कांस्य युग की सभ्यता भी है, टिन एज नहीं है बेटा, ब्रॉन्ज एज है क्योंकि मैक्सिमम आइटम हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से जो मिले हैं ब्रॉन्ज के मिले हैं, कांसे के प्राप्त हुए हैं। किसके प्राप्त हुए हैं? ब्रॉन्ज के, कांसे के। कांसे के ही हमें यहां से बर्तन प्राप्त हुए हैं, कांसे के। अरे बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, कैसी बातें कर रहे हो, रिकॉर्डेड लाइव सब मिलेगी। 3 नाम हो गए, हड़प्पा, सिंधु घाटी और कांसा। हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर बिल्ट बाय, हड़प्पा सभ्यता के घर किसके द्वारा बनाए गए थे? स्टोन, पत्थर के, क्ले, मिट्टी के, बंट ब्रिक्स, जली हुई ईंटें या पक्की ईंटों के, सीमेंट के बनाए गए थे। सवाल नंबर 9। मिलेगी सोनम, मिलेगी। हर्षित बोल रहा है सर बड़े नोटी हो रहे हैं। अरे नोटी तो हैं हम, हो क्या रहे हैं बेटे, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। तांबा ऐसी पहली धातु थी जिसे हम इंसानों ने इस्तेमाल किया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता रही है ब्रॉन्ज की। पक्की ईंटों से बेटे, पक्की ईंटों से बने हुए मकान मिलेंगे। पक्की ईंट या मिट्टी को टेराकोटा भी कहा गया, लिख लेना। कई बार एग्जाम में टेराकोटा लिखा आएगा तो ये मत समझना कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया है। और वो भी हमें टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की ईंटें मिलेंगी लोथल में। सबसे पहले हमें कौन से शहर से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। बस एक ही शहर ऐसा था जहां में कच्ची ईंटों के मकान मिले या कच्चे मकान मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें मड ब्रिक मिली है, कच्ची ईंटें हमें कालीबंगा से मिली हैं, मड ब्रिक। कालीबंगा राजस्थान से मतलब मिली है, कालीबंगा राजस्थान से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है। हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हड़प्पा नदी के तट पर स्थित था। बताओ हड़प्पा जो शहर हमें मिला है स्थल, वो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? रावी, इंदस, घग्गर या भोगवा। देखो सिंधु घाटी सभ्यता से जब भी क्वेश्चन बनेंगे रिवर और रीजन वाले क्वेश्चन आपसे हमेशा बनेंगे, जैसे नदी कौन सी मिली है, कौन सी नहीं मिली है। तो हड़प्पा जब भी लिखा आ जाए तो देखो, एक आपने यूपी में शहर का नाम सुना होगा, हापुड़, सुना है? एक हापुड़ शहर का नाम सुना होगा। अब मैं ये एक ट्रिक है, ये जीएस की। अब मैं इस हापुड़ का संधि विच्छेद करता हूं, HA से हड़प्पा, HA से हड़प्पा, PU से पंजाब और R से रावी। कहने का मतलब है कि हड़प्पा शहर पंजाब राज्य में मिला है, पाकिस्तान का पंजाब है ये, और रावी नदी के किनारे मिला है। ठीक है, रावी नदी, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे आपको मतलब मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मिला है? रावी, सिंधु, घग्गर या भोगवा। देखो ऑप्शन सेम यही है, अगर आप देखो ऑप्शन चारों यही है सेम, बस के क्वेश्चन अलग है। आपसे ध्यान रखना, मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पूछा ही पूछा जाएगा। करना ही नहीं, आप एशियन हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए। महक जी बैच लेट भी ज्वाइन करा तब भी।
उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, कहीं भी शब्द मिल जाए लिखा हुआ धड़ो, मोहन जोदड़ो, चन्हू दड़ो, ये सब सिंधु नदी के किनारे मिलेंगे। ये सब सिंधु नदी के किनारे मिलेंगे, सिंध प्रांत में मिलेंगे, पाकिस्तान के। कौन सा राज्य? सिंध स्टेट या सिंध राज्य। और कहां पर मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। तो पाकिस्तान में मिलेगा जिन शहर के एंड में लगा हुआ है दड़ो। और मोहनजोदड़ो शब्द का तो मतलब ही है माउंड ऑफ डेड, मरे हुए लोगों का टीला। मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला, मृतकों का टीला। कालीबंगन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बताओ कालीबंगन किस नदी के किनारे मिला है? कालीबंगन घग्गर नदी। कालीबंगन कौन से राज्य में है? राजस्थान में। और कालीबंगा शब्द का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगन शहर का खोजकर्ता का नाम बताया था एएन घोष। एएन घोष, अमरानंद घोष। लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। लोथल नदी के तट पर स्थित था। बताओ कौन सी नदी के किनारे हमें मिला है लोथल? लोथल कौन सी नदी के किनारे मिला है मित्रों? तो लोथल मिला है भोगवा। लोथल गुजरात। और लोथल फेमस रहा पोर्ट के लिए, बंदरगाह के लिए। हमें यहां से बंदरगाह प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा यानी शिप, पानी के जहाज वगैरह यहाँ लोथल नामक शहर में मिले हैं। तो पहले समय में व्यापार जब होता होगा तो लोथल से पानी के जहाजों का आदान प्रदान मतलब होता होगा। हड़प्पा यूज्ड गारमेंट्स ऑफ। हड़प्पा बताइए, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल होता था? यह हड़प्पा का मतलब सिर्फ हड़प्पा शहर नहीं है, पूरी हड़प्पा की सभ्यता है। ओनली कॉटन यानी केवल कपास, ओनली वूल केवल ऊन, कॉटन और वूल कपास और ऊन, नन ऑफ दीज। कॉटन और वूल, कपास और ऊन का इस्तेमाल होता था हड़प्पा काल में। बल्कि ऐसा माना जाता है कि कॉटन फर्स्ट टाइम कल्टीवेटेड हड़प्पन पीपल। सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा काल में ही हुई। कपास यानी कॉटन बहुत बड़े स्तर पे। और कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। कहाँ सेल करते थे? व्यापार किसके साथ होता था? मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ कॉटन का व्यापार होता था, कपास का। और मेसोपोटामिया के लोग कॉटन को कॉटन नहीं कहते थे बल्कि सिंडोन कहते थे। ध्यान रख लेना, सिंडोन। मेसोपोटामियन पीपल डिस्क्राइब्ड कॉटन एज सिंडोन। मेसोपोटामिया के लोग कॉटन को, कपास को सिंडोन कहा करते थे। सिंडोन क्या कहा करते थे? सिंडोन। हड़प्पा में किस धातु का प्रयोग कभी नहीं किया गया? बताओ कौन सा मेटल कभी हड़प्पा काल में कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ? देखो मैंने आपको बोला कॉपर तो इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि ब्रॉन्ज कॉपर से ही बनेगा। तो कॉपर ब्रॉन्ज तो इस्तेमाल हुए हैं। सिल्वर, आभूषण वगैरह हमें और बर्तन वगैरह मिले, यानी कि तीनों का इस्तेमाल हुआ। तो ये तीनों तो आंसर हो नहीं सकते। आंसर आपका हो जाएगा आयरन, लोहा। क्योंकि लोहे का इस्तेमाल वैदिक काल से शुरुआत होगा। वैदिक पीरियड से या वैदिक काल से? वैदिक पीरियड से या फिर वैदिक काल से?
हड़प्पा सभ्यता पर किसने शासन किया था, बताओ। हड़प्पा सभ्यता पर इनमें से किन का शासन होगा, ब्राह्मणों का, फिरौनों का, साम्राज्य का, या मर्चेंट व्यापारियों का। देखो एक तो मैं आपको सिंपल सी बात यहाँ पे मतलब बता दूं, हड़प्पा सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी ये, शहरी। और यहाँ के मैक्सिमम लोग यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन, अधिकतम जो जनसंख्या थी, टोटली मर्चेंट व्यापारी थे। खेती बाड़ी करते थे, लेकिन खेती करते थे बेचने के लिए यानी कि व्यापार के लिए। तो ये किसान नहीं थे, ये व्यापारी थे। हालांकि खेती के ऊपर इकोनॉमी आधारित थी, लेकिन थे ये कौन, व्यापारी। सील्स वर मेड ऑफ, बताइए मोहरें हड़प्पा की कैसे बनी हुई थी, रोप से यानी रस्सी से, कॉपर तांबे से, लिक्विड जिंक यानी कि तरल जिंक से, स्टेटाइट साबुन के पत्थर से। साबुन पत्थर एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, उसे कहते हैं स्टेटाइट का। तो मोहरें एक तो आप ये समझ लो कि हड़प्पा की जो सील्स थी वो रेक्टेंगुलर थी। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है वो आयताकार थी। कैसी शेप थी, रेक्टेंगुलर, आयताकार। और ये स्टेटाइट से बनी हुई थी, साबुन पत्थर से बनी हुई थी। स्टेटाइट का मतलब होता है सॉफ्ट स्टोन, मुलायम पत्थर। मुलायम पत्थर का मतलब जो कि शुरुआत में आपने अगर कभी स्कूल में पढ़े हो, तो स्कूल में जब आपने पढ़ाई मतलब की होगी, तो उसकी खिड़कियों के साइड में शीशे पर एक मिट्टी लगाई जाती थी, और वो मिट्टी बाद में बहुत हार्ड हो जाती थी। वही एक प्रकार का साबुन पत्थर का आप उदाहरण समझ लो, स्टेटाइट जो स्टोन होता था उसका आप उदाहरण समझ लीजिए। तो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार शेप में हड़प्पा की सारी मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। जब कोई चैप्टर करने के बाद आप जब उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उस समय हमारी अप्रोच एकदम अलग हो जाती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपके स्टोन एज यानी कि पाषाण युग और हड़प्पा काल के क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, बाकी के और भी क्वेश्चन हम करेंगे। चलो भाई, अब अगर किसी को कोई शक शुबा संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरी पीपीटी पीडीएफ आपकी मतलब अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एक तो 1 नवंबर वाले बैच में स्टोन एज अपलोड करवाना है, चलो हो जाएगा। और एक 7 दिसंबर के 13.0 वाले में अपलोड करवाना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये आज के जो क्वेश्चन है इसकी पीपीटी पीडीएफ भी मतलब अपलोड हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर बेटे सब कुछ नोट्स वाला ही यहाँ बेटे सॉल्व करवा देंगे, तो फिर प्रैक्टिस का फायदा क्या हुआ। प्रैक्टिस सेशन का फायदा ये कि कुछ क्वेश्चन आपको अलग कुछ हटके भी मिलने चाहिए, ताकि दिमाग हमारा लगातार काम करते रहे। ठीक है, आपके बैच में ही बेटे पीडीएफ अपलोड होगी, ये कोई कहने वाली और पूछने वाली बात मतलब नहीं है। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी है दीपक द शर्मा के नाम से। ऐसे हर एक दो चैप्टर आपके खत्म होते जाएंगे, मैं उसको क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा। दीपक दास शर्मा के नाम से। बीसी का मतलब होता है बेटे बिफोर क्राइस्ट, ईशा या यीशु मसीह से पहले का समय। यूट्यूब पर न्यू सीरीज परसों 7 तारीख से शुरू बेटे हो जाएगी। ठीक है, हाँ, CHSL के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी और शानदार सीरीज की मतलब शुरुआत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने 24 और 17 यानी कि करीबन क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं 41 41 सवाल करे हैं। हाँ, तो अब देखो, आप जैसे इसमें कुछ नए क्वेश्चन मिले होंगे, उसमें नोट्स में जाके ऐड ऑन कर देना। तो जब आप ऐड ऑन कर दोगे, टेलीग्राम आपका बेटा जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से, वहां आपको दीपक सर डाउट ग्रुप मिल जाएगा डिस्कशन का, आप उसे भी मतलब ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ, जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम है। इसी में आपको डाउट ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाके आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का टाइमिंग मेरा सुबह मॉर्निंग का 9 बजे, हालांकि कल यूट्यूब पर क्लास मतलब नहीं होगी। अब नई सीरीज लेके आऊंगा, क्योंकि 15 दिन 15 मॉक वाली मेरी सीरीज भी समाप्त हो गई वहां पे।
16 दिन 16 मैराथन भी समाप्त हो गई, 21 दिन 21 हिस्ट्री वाली भी समाप्त हो गई। तो अब एक नई सीरीज के साथ हम और आप मिलेंगे, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आराम से मतलब पढ़े। कल क्लास ऐप पर भी नहीं होगी तो कल थोड़ा रिवीजन कर लेना। परसों मैं ऐप पर मतलब क्लास लूंगा ठीक 1 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।